नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत ने अ पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल गुड शीर्षक से एक संयुक्त वक्तव्य जारी करके मजबूत व्यापारिक संबंधों का संदेश दिया। गृह मंत्रालय ने सूचित किया कि माओवादियों का प्रभाव मात्र 41 जिलों तक ही सीमित रह गया है। वैश्विक प्रवाल भित्तियों का आवरण 1950 के दशक से अब केवल आधा ही रह गया है। सौभाग्य प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के 4 वर्ष पूर्ण हुए। सहकारिता मंत्री ने विचार व्यक्त किया कि सहकारिता देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है और मेक इन इंडिया पहल के 7 वर्ष पूरे हुए। और अब आइए खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इस अंक की सबसे पहली खबर संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के संबंधों पर आधारित है। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत ने अ पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल गुड शीर्षक से एक संयुक्त वक्तव्य जारी करके मजबूत व्यापारिक संबंधों का संदेश दिया है। दोनों देशों के नेताओं ने अपनी पहली व्यक्तिगत बैठक में अपने घनिष्ठ संबंधों को नवीनीकृत किया है। साथ ही दोनों पक्षों ने एक स्पष्ट विजन की भी पुष्टि की है, जो कि भारत अमेरिका संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में सहायक सिद्ध होंगे। आइए अब आपको बताते हैं इस संयुक्त वक्तव्य के कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में। इसमें कहा गया कि आसियान और क्वाड सदस्यों सहित क्षेत्रीय समूहों के साथ सहयोग बढ़ाकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझा हितों को प्रोत्साहित करना होगा। भारत अमेरिका व्यापार नीति फोरम का दोबारा से संयोजन करके व्यापार और निवेश की साझेदारी का विकास करना। इसका उद्देश्य व्यापारिक चिंताओं को समाप्त करके और विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान करके द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को बढ़ावा देना है। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका भारत जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी एजेंडा 2030 के तहत सामरिक स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी और जलवायु कार्रवाई एवं वित्तीय संग्रहण संवाद के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देना इसमें शामिल है। वक्तव्य में ये भी कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की संकल्प 1267 प्रतिबंध समिति द्वारा अभिनिर्धारित समूहों सहित सभी आतंकवादी समूहों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करके वैश्विक आतंकवाद से निपटना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इसके अलावा नए क्षेत्रों, महत्वपूर्ण एवं उभरती हुई प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि अंतरिक्ष, साइबर, स्वास्थ्य सुरक्षा, अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G और 6G आदि में साझेदारी का विस्तार करना शामिल है। इस वक्तव्य में दोनों पक्ष बाह्य अंतरिक्ष गतिविधियों की दीर्घकालिक संधारणीयता सुनिश्चित करने के लिए डेटा और सेवाओं को साझा करने के लिए एक अंतरिक्ष स्थिति संबंधी जागरूकता समझौता ज्ञापन को अंतिम स्वरूप प्रदान करेंगे। अगली खबर पेपर 3 के टॉपिक आंतरिक सुरक्षा से संबंधित है। गृह मंत्रालय ने ये सूचित किया है कि माओवादियों का प्रभाव मात्र 41 जिलों तक ही सीमित रह गया है। हाल ही में वामपंथी उग्रवाद पर एक समीक्षा बैठक में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सूचित किया कि देश में केवल 25 जिले ही 85% लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यानी LWE हिंसा से प्रभावित हैं। नक्सलवाद को वामपंथी उग्रवाद भी कहा जाता है। ये स्थानीय जमींदारों के विरुद्ध नक्सलवाड़ी विद्रोह के रूप में वर्ष 1967 में आरंभ हुआ था। ये दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी गांव से शुरू हुआ था। ये देश की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष सबसे बड़ा खतरा है। बैठक के दौरान वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों द्वारा विभिन्न सुझाव प्रस्तावित किए गए। इसमें कहा गया कि इसका अध्ययन किया जाए कि वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों से कितने छात्रों ने राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की है। बैठक के दौरान यात्रा के समय को कम करने और आर्थिक गतिविधियों के प्रोत्साहन के लिए रेलवे नेटवर्क और वैकल्पिक सड़कों के नेटवर्क को मजबूती प्रदान करने पर भी बल दिया गया। इसके अलावा कहा गया कि स्कूलों के बुनियादी ढांचों का उन्नयन करना चाहिए और साथ ही नेटवर्क कनेक्टिविटी में भी वृद्धि करनी चाहिए। सरकार का दृष्टिकोण वामपंथी उग्रवाद से समग्र रूप से निपटने का है। इस दृष्टिकोण में सुरक्षा, विकास, स्थानीय समुदायों के अधिकारों और विभिन्न योजनागत लाभों के लिए उनकी पात्रता सुनिश्चित करना शामिल है और साथ ही अभिशासन में सुधार लाना और लोक धारणा प्रबंधन आदि शामिल है। आइए अब आपको बताते हैं कि वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए कौन कौन से उपाय किए गए हैं। दरअसल वर्ष 2015 में एक बहुआयामी दृष्टिकोण के माध्यम से वामपंथी उग्रवाद का सामना करने के लिए एक राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना आरंभ की गई थी। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में सुदृढ़ीकृत पुलिस थानों के निर्माण के साथ साथ विशेष
विशेष अवसंरचना योजना आरंभ की गई है। इसके अलावा राज्य सरकारों के सुरक्षा संबंधी खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए सुरक्षा संबंधी व्यय योजना आरंभ की गई है और अन्य पहलों में सिविक एक्शन प्रोग्राम, वामपंथी उग्रवाद क्षेत्रों में मोबाइल टावर परियोजना आदि शामिल है। अगली खबर पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित है। 1950 के दशक से वैश्विक प्रवाल भित्तियों का आवरण केवल आधा ही रह गया है। ये निष्कर्ष हाल ही में किए गए एक अध्ययन का हिस्सा है। इस अध्ययन में ये रेखांकित किया गया है कि विश्व भर में प्रवाल भित्तियों पर अतिमत्स्यन, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन का विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा प्रवाल भित्तियों पर निर्भर प्रजातियों की विविधता में 60% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। प्रवाल भित्तियां अकशेरुकी और नरम शरीर वाले सूक्ष्म आकार के जीवों के बड़े अधिवास या कॉलोनीज हैं, जिन्हें प्रवाल पॉलिप्स कहा जाता है। ये जूजंथले जैसे लघु शैवाल जैसे जीवों के साथ सहजीवी संबंध में रहते हैं। प्रवाल पॉलिप्स पोषक तत्वों के बदले में जूजंथले को सुरक्षा प्रदान करते हैं और जूजंथले उन्हें रंग प्रदान करते हैं। प्रवाल भित्तियां जैव विविधतापूर्ण और उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र हैं। वे तटरेखाओं के लिए प्राकृतिक अवरोध के रूप में कार्य करती हैं। ये उन्हें बाढ़ एवं तूफानों, हरिकेन और चक्रवातों से होने वाली क्षति से सुरक्षा प्रदान करती हैं। प्रवाल भित्तियों के सामने कई खतरे हैं, जिनमें प्राकृतिक खतरे हैं पर्यावरण, तापमान, तलछटों में होने वाला निक्षेप और लवणता। वहीं मानव जनित खतरे हैं खनन, अतिमत्स्यन और प्रदूषण। भारत में प्रवाल भित्तियों के संरक्षण के लिए कई उपाय किए गए हैं, जैसे तटीय महासागर निगरानी और पूर्वानुमान प्रणाली यानी कोमाप्स, लैंड ओशन इंटरैक्शन इन कोस्टल जोन्स यानी लॉइग्स तथा एकीकृत तटीय और समुद्री क्षेत्र प्रबंधन ICMAM। इसके अलावा प्रवाल भित्तियों पर ताप जनित दबाव का आकलन करने के लिए प्रवाल विरंजन चेतावनी प्रणाली आरंभ की गई है। साथ ही भारतीय वन्यजीव न्यास और गुजरात वन विभाग द्वारा कोरल रीफ रिकवरी प्रोजेक्ट आरंभ किया गया है। सौभाग्य प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के 4 वर्ष पूर्ण हुए। सौभाग्य योजना को वर्ष 2017 में आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी प्रदान करके सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण सुनिश्चित करना है। मार्च 2021 तक 2.82 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गैर विद्युतीकृत घरों और शहरी क्षेत्रों में निर्धन परिवारों तक विद्युत की पहुंच प्रदान करना इसका लक्ष्य है। इस योजना की नोडल एजेंसी है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड। आइए अब आपको बताते हैं सौभाग्य योजना की मुख्य विशेषताओं के बारे में। इस योजना के अंतर्गत ट्रांसफार्मर, तार, मीटर जैसे उपकरणों पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। निजी क्षेत्र की विद्युत वितरण कंपनियों यानी डिस्कॉम्स, राज्य विद्युत विभागों और नवीकरणीय ऊर्जा सहकारी समितियों सहित सभी डिस्कॉम वित्तीय सहायता के लिए पात्र होंगी। इसके तहत लाभार्थियों की पहचान सामाजिक, आर्थिक, जाति आधारित जनगणना यानी सेक 2011 के आंकड़ों के माध्यम से की जाती है। सेक के दायरे में नहीं आने वाले गैर विद्युतीकृत घरों को भी 500 रुपए के भुगतान के माध्यम से विद्युत कनेक्शन मिल सकता है। इसे डिस्कॉम द्वारा 10 किस्तों में वसूल किया जाएगा। इसके अलावा 24 घंटे विद्युत आपूर्ति के लिए अन्य पहलें भी हैं, जैसे सभी के लिए 24 घंटे विद्युत। ये केंद्र और राज्य सरकारों के बीच एक संयुक्त पहल है। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में उप पारेषण, वितरण, ट्रांसफार्मर या फीडर्स की मीटरिंग आदि को सुदृढ़ करने के लिए एकीकृत विद्युत विकास योजना आरंभ की गई है। सभी गाँवों के विद्युतीकरण के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना आरंभ की गई है। इसके अनुसार एक विद्युतीकृत गांव को इस रूप में परिभाषित किया गया है कि वहां अधिवासित क्षेत्र में बुनियादी ढांचे जैसे कि वितरण ट्रांसफार्मर्स और विद्युत लाइनों का नेटवर्क हो। सार्वजनिक स्थानों जैसे कि विद्यालयों, पंचायत कार्यालय, स्वास्थ्य केंद्रों, औषधालयों और सामुदायिक केंद्रों में विद्युत की व्यवस्था हो और गाँव के कुल घरों में से कम 10% विद्युतीकृत हो। अगली खबर सहकारिता क्षेत्र से। सहकारिता मंत्री ने विचार व्यक्त किया है कि सहकारिता देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। हाल ही में सहकारिता मंत्री ने यह अभिव्यक्त किया है कि सहकारिता मंत्रालय का गठन सहकारिता क्षेत्र को सुदृढ़ और आधुनिक बनाने तथा उन्हें और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मुताबिक सहकारी संघ व्यक्तियों का एक स्वायत्त संघ है। ये लोग संयुक्त स्वामित्व और लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रित उद्यमों के माध्यम से अपनी साझी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए स्वेच्छा से एकजुट होते हैं। आपको बता दें कि भारत में सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1912 के प्रावधानों के अंतर्गत एक सहकारी समिति का गठन किया जा सकता है। कृषि, बुनाई आदि जैसे सामान्य आर्थिक उद्देश्यों के साथ 18 वर्ष से अधिक आयु के कम से कम 10 व्यक्ति एक सहकारी समिति का सृजन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अमूल, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी इफको आदि।
सहकारी समितियों के कई लाभ हैं। इन समितियों के कुछ मूल्य और समुदाय आधारित सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्य होते हैं। ये वहनीय ऋण प्रदान करती हैं। ये सामाजिक पूंजी के उत्पादन और उपयोग में सहायता करती हैं। हालांकि इसके बावजूद सहकारी समितियों के सामने कई चुनौतियां भी मौजूद होती हैं, जैसे कि सक्रिय सदस्यता सुनिश्चित करने में असमर्थता होती है, अभिशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन में अपर्याप्तता होती है और लागत प्रतिस्पर्धा की कमी जैसी समस्याएं हमेशा विद्यमान रहती हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सहकारी समितियों के प्रभावी प्रबंधन के लिए वर्ष 2011 में 97 संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से अनुच्छेद 43 बी और भाग 9 बी को संविधान में शामिल किया गया था। हाल ही में संघवाद के मूल ढांचे की अवधारणा के उल्लंघन की वजह से उच्चतम न्यायालय ने इसके कुछ प्रावधानों को निरस्त कर दिया था। और अगली खबर है मेक इन इंडिया पहल के बारे में। मेक इन इंडिया पहल ने 7 वर्ष पूरे कर लिए हैं। मेक इन इंडिया पहल को वर्ष 2014 में निवेश को सुगम बनाने, नवाचार को प्रोत्साहन प्रदान करने, कौशल विकास को बढ़ावा देने, बौद्धिक संपदा को संरक्षित करने और सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए आरंभ किया गया था। मेक इन इंडिया पहल 4 स्तंभों पर आधारित है। सबसे पहला है नई प्रक्रियाएं। इसमें व्यवसाय करने में सुगमता के लिए लाइसेंस मुक्त और अविनियमन आधारित प्रक्रियाएं हैं। दूसरा है नवीन अवसंरचना। इसके तहत औद्योगिक गलियारों, स्मार्ट शहरों आदि के माध्यम से निर्माण करना शामिल है। तीसरा है नए क्षेत्र। इसमें विनिर्माण, अवसंरचना और सेवा गतिविधियों में लगभग 25 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। चौथा है नई मानसिकता, यानी सरकार को विनियामक से एक सुविधा प्रदाता के रूप में बदलना। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग विनिर्माण क्षेत्र के लिए, जबकि वाणिज्य विभाग सेवा क्षेत्र के लिए कार्य योजनाओं का समन्वय कर रहे हैं। मेक इन इंडिया के तहत कई उपलब्धियां हासिल की गई हैं, जैसे कि निवेश के अनुकूल परिवेश का सृजन किया गया है और विदेशी निवेश के लिए नए क्षेत्र खोले गए हैं। भारत को पिछले 7 वर्षों में 440 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह प्राप्त हुआ है। इसके अलावा व्यवसाय संबंधी प्रक्रियाओं को सरलीकृत करने में सहायता प्रदान की है। इस वजह से व्यवसाय करने की सुगमता की नवीनतम रैंकिंग में भारत 63वें स्थान पर आ गया है। साथ ही कौशल विकास को भी बढ़ावा दिया गया है। हालांकि विनिर्माण क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए हाल ही में कई उपाय और भी किए गए हैं, जैसे कि सभी विनियामक अनुमोदन और सेवाओं के लिए एकल बिंदु के रूप में राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली की स्थापना की गई है। आयात निर्भरता को कम करने के लिए स्थानीय मूल्य वर्धित और निर्यात संवर्धन संचालन समिति यानी स्केल गठित की गई है। और तीसरा है विभिन्न उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजनाओं के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। प्रधानमंत्री ने ग्लोबल सिटीजन लाइव कार्यक्रम को संबोधित किया। ग्लोबल सिटीजन लाइव 24 घंटे का वैश्विक कार्यक्रम है। इसे 25 सितंबर को आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पृथ्वी की रक्षा करने और निर्धनता को समाप्त करने के लिए देशों को एकजुट करना है। ये ग्लोबल सिटीजन के 2021 वैश्विक अभियान का एक हिस्सा है। ग्लोबल सिटीजन उन नागरिकों का एक आंदोलन है जो वर्ष 2030 तक अत्यधिक निर्धनता को समाप्त करने, ग्रह की रक्षा और समानता की मांग के लिए अपनी सामूहिक अभिव्यक्ति का उपयोग कर रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निष्क्रिय राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। निर्वाचन आयोग को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत राजनीतिक दलों को पंजीकृत करने की शक्ति प्राप्त है, लेकिन इसके पास निष्क्रिय दलों का पंजीकरण रद्द करने की शक्ति नहीं है। निष्क्रिय दल यानी कि जो चुनाव नहीं लड़ते हैं, ऐसा करने की शक्ति वर्तमान में विधि और न्याय मंत्रालय के अधीन है। निर्वाचन आयोग ने ऐसे निष्क्रिय दलों द्वारा प्राप्त आयकर छूट के संभावित दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की है। इस तरह निर्वाचन आयोग ने उन दलों का पंजीकरण रद्द करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जो कि लगातार 2 चुनाव नहीं लड़ती हैं, चाहे वो संसदीय हो या फिर विधानसभा का हो। जुडिमा राइस वाइन को भौगोलिक संकेतक टैग प्राप्त हुआ। असम की दिमासा जनजाति द्वारा घर में बनाई जाने वाली चावल की शराब जुडिमा जीआई टैग प्राप्त करने वाली पूर्वोत्तर की प्रथम पारंपरिक मदिरा बन गई है। जीआई टैग को एक विशिष्ट भौगोलिक मूल से जुड़े हुए उत्पादों को प्रदान किया जाता है। जुडिमा का उत्पादन करने के लिए दिमासा जनजाति देसज बोरा नामक लसदार चावल और क्षेत्र के आसपास के वनों से एकत्र किए गए थ्रेम्बा नामक पौधे की छाल का उपयोग करती है। असम के कुछ अन्य जीआई टैग पंजीकृत उत्पादों में मुगा सिल्क, जोहा चावल और तेजपुर लीची शामिल है।
सांस्कृतिक मानचित्रण पर राष्ट्रीय मिशन। वर्ष 2017 में अपनी शुरुआत के बाद से बहुत कम प्रगति करने के बाद एनएमसीएम को अब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र को सौंप दिया गया है। एनएमसीएम यानी नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट द्वारा शीघ्र ही 75 गाँव में सांस्कृतिक मानचित्रण आरंभ किया जाएगा। एनएमसीएम की स्थापना केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और कला एवं संस्कृति निकायों के सहयोग के साथ कलाकारों, कला शैलियों और भौगोलिक स्थिति के डेटा को संकलित करने के लिए की गई थी। एनएमसीएम के 3 महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं: राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरूकता अभियान, राष्ट्रव्यापी कलाकार प्रतिभा खोज तलाशी कार्यक्रम और राष्ट्रीय सांस्कृतिक कार्यस्थल। आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। विद्यासागर एक शिक्षक और समाज सुधारक थे। उन्हें बंगाल पुनर्जागरण के स्तंभों में से एक माना जाता है। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह की अवधारणा की शुरुआत की थी। उन्होंने बाल विवाह और बहु विवाह के उन्मूलन के लिए प्रयास किए थे और निम्न जाति के छात्रों को शिक्षा प्रदान करने की दिशा में भी कार्य किया था। वे तत्वबोधिनी पत्रिका, सोम प्रकाश, सर्व शुभकारी पत्रिका और हिंदू पेट्रियार्ट जैसे प्रकाशनों से जुड़े हुए थे। उनकी रचनाओं में वर्ण परिचय, बेताल पंचविंशति, बंगला इतिहास, जीवन चरित, शकुंतला, महाभारत, सीता वनवास और रत्न परीक्षा आदि शामिल है। आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थल के बारे में। आइसलैंड। हाल ही में संपन्न हुए चुनावों में आइसलैंड महिला बहुमत वाली संसद वाला प्रथम यूरोपीय राष्ट्र बनने से बहुत कम संख्या से रह गया है। आइसलैंड की राजधानी रेक्याविक है। ये एक द्वीपीय राष्ट्र है। ये उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच स्थित है। ये यूरोप में दूसरा सर्वाधिक विशाल और अटलांटिक महासागर में तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। ये मुख्य रूप से एक ज्वालामुखी द्वीप है जो बेसाल्टिक चट्टानों से निर्मित है। ये अपने गर्म जल के स्रोतों, गीजरों, हिमाच्छादित मैदानों और सक्रिय ज्वालामुखियों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी सबसे बड़ी नदी है थजोरसा और सर्वाधिक ऊंचा शिखर है हवाना डल्स पीक, लाहौल और स्पीति, हिमाचल प्रदेश। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के स्पीति घाटी के काजा में विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है। ये 3800 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है। लद्दाख के दक्षिण में स्थित लाहौल और स्पीति कुंजुमला या कुंजुम दर्रे के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के उत्तर में एक वर्षा छाया क्षेत्र में स्थित है। लाहुली या भोटी यहाँ की प्रमुख स्थानीय बोली है और केलोंग प्रशासनिक मुख्यालय है, जो कि चंद्र और भागा नदियों के संगम के निकट है। रोहतांग दर्रा इसे मनाली से जोड़ता है, जबकि बारालाचला इसे लद्दाख के लेह जिले से जोड़ता है। हम्बोटिंग ला लद्दाख। हाल ही में हम्बोटिंग ला में दूरदर्शन और आकाशवाणी के लिए हाई पावर ट्रांसमीटर स्थापित किए गए हैं। ये कारगिल बटालिक सड़क मार्ग पर लद्दाख में कारगिल के निकट स्थित एक ऊंचा पहाड़ी दर्रा है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और 18 वर्ष से अधिक के सभी लोग कोविड के दोनों टीके लगवाएं। इसके अलावा कोविड नियमों का पालन करें, मास्क पहनिए, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।